हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था शून्य कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण तक। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समाकलित समीकरण भी हमने आपको बताया था। फिर उसके लिए हमने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का गणितीय व्यंजक भी बताया था। इसके बाद में हमने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण भी लिखवा दिए थे। आज बात करते हैं हमारे पास, और इसके बाद में हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी पढ़ाई थी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमने आपको बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है ना, प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए थे, और हमने वहाँ पर आपको बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण आपके पास आया था वो आया था dx/dt बराबर k अभिकारक A की सांद्रता, है ना। यहाँ तक इतना हमने आपको पढ़ा दिया था। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समाकलित समीकरण। ठीक है, यानी कि हेडिंग डाल रहे हैं हम, हमारे पास हेडिंग है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समाकलित समीकरण। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समाकलित। अब बात करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का जो समाकलित समीकरण आएगा वो क्या आएगा। हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समीकरण दिया था, यानी कि वेग व्यंजक या दर व्यंजक हमने आपको दिया था। हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि dx/dt बराबर k अभिकारक A की सांद्रता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम चले हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर व्यंजक आया था वो यही आया था dx/dt बराबर k और अभिकारक A की सांद्रता। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम कोई एक अभिक्रिया मान रहे हैं। माना A इक्वल टू प्रोडक्ट एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना। अब इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम देखते हैं, हम क्या करते हैं कि समय को पहले 0 मान रहे हैं, यानी कि t बराबर 0 सेकेंड पर अभिकारक A की सांद्रता स्मॉल a मोल प्रति लीटर और t बराबर t सेकेंड पर अभिकारक A की सांद्रता A-x मोल प्रति लीटर शेष रह जाती है। यानी कि जब हम समय 0 मानेंगे तो 0 समय पर जो अभिकारक A की सांद्रता है वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल a मोल प्रति
लीटर, और जब हम समय को t सेकेंड पर बात करेंगे तो अभिकारक A की जो सांद्रता है t समय बाद रह जाएगी a माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम t समय की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म समय है हमारे पास, तो यहाँ पर जो अभिकारक A की सांद्रता है वो हम क्या रखेंगे, a माइनस एक्स रखेंगे। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपान dt बराबर k a माइनस एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि a माइनस एक्स को इस साइड भेज रहे हैं और dt को उधर भेजेंगे, तब हमारे पास हो जाएगा dx अपान a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। अब क्या करना है, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, यानी कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन dx अपान a माइनस एक्स बराबर k इंटू समाकलन k इंटू dt। अब जब हम इसका समाकलन करने जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स बराबर के नियतांक है, इसका समाकलन होना नहीं है, dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t प्लस सी, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से c का मान ज्ञात करेंगे। c का मान जब हम ज्ञात करने जाएंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में c का मान ज्ञात किया था, वैसे ही हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समय को 0 मान रहे हैं, t बराबर 0 सेकेंड। अब जब t बराबर 0 सेकेंड आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो समय है वो हम जब 0 मानेंगे, तो अभिकारक A की सांद्रता क्या हो जाएगी, a मोल प्रति लीटर, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। जब दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे यदि, है ना, यदि t बराबर 0 सेकेंड, तो x का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखना है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा माइनस लॉग बेस e और a माइनस 0, तो यानी कि a बराबर, अब k इंटू 0, k इंटू टी के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 प्लस c, तो k इंटू 0 यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या है, अब है आगे माइनस लॉग बेस ई a बराबर, ये 0 हो गया, 0 प्लस c यानी कि c, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए हैं, एक है आपके पास माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस सी, समीकरण नंबर 1। जब हमने t को 0 माना है, तो जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि x का भी मान हमने क्या मान लिया है, 0 मान लिया है। इसके बाद में जब ये दोनों मान उठाकर हमने समीकरण 1 में रखे हैं, तब हमारे पास यहाँ पर x का मान जब 0 रखेंगे, तब रह जाएगा माइनस लॉग बेस ई a बराबर k इंटू टी का मान क्या रखेंगे, 0, तो प्लस c, यानी कि ये आपका हो गया पूरा 0। यहाँ पर आपके पास बच गया है माइनस लॉग बेस ई a बराबर c। अब c का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो हम नीचे लिख सकते हैं इसमें समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 से c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी, और प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस लॉग बेस ई a, प्लस माइनस आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी,
प्लस माइनस माइनस लॉग बेस ई ए। ठीक है, अब इस माइनस लॉग बेस ई को हम इस साइड भेज रहे हैं, तो जब माइनस का इधर आएगा दूसरी ओर तब हो जाएगा प्लस का, तो यानी कि लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। इतना हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला हो जाता है, फार्मूला हो जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये क्या होता है, लॉग एम अपान एन का है, यानी कि लॉग एम अपान एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो अब हम इसे थोड़ा आगे साफ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम इसे, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है कि लॉग एम अपान एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो, इसे m मान लो तो log m हो गया, माइनस इसे n मान लो पूरे को तो log n हो जाएगा। अब इसके स्थान पर हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जब इस रूप में लिख के जाएंगे, इसे एक साइड कर दो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इस फार्मूले से हम चल रहे हैं, तो जब हम इसे इस रूप में लिखने जाएंगे तब हमारे पास हो जाएगा log बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। हम क्या करते हैं कि जो बेस ई है, हम इसे बेस ई को बेस 10 में चेंज कर रहे हैं, और जब बेस ई को बेस 10 में चेंज करते हैं तब हम क्या करेंगे, इसमें 2.303 का गुणा कर देंगे। तो अब इसमें हम जब 2.303 का गुणा करेंगे तब हमारे पास हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग बेस 10, बेस ई के स्थान पर क्या हो गया बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। क्या करते हैं, इस टी को भी इस साइड भेज रहे हैं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं के बराबर 2.303 अपान टी इंटू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। अब ये जो समीकरण आया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समाकलित समीकरण है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समाकलित समीकरण है। हमने यहाँ पर जो अभिकारक ए था उसकी सांद्रता थी, तो हमने उसकी सांद्रता के स्थान पर रखा था ए माइनस एक्स को हमने दूसरी साइड भेजा, यहाँ से डी टी को हमने इधर भेज दिया था, तब हमारे पास आया था डी एक्स अपान ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। हमने दोनों पक्षों का समाकलन किया है। जब हम डी एक्स अपान ए माइनस एक्स का समाकलन करने जाएंगे हमारे पास आएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी। इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर समय को हमने 0 माना है सी का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सी का मान ज्ञात करने के लिए हमने t बराबर कर दिया 0 सेकेंड, तो हमारे पास x का भी मान क्या हो गया 0। अब जब हमने ये दोनों मान समीकरण 1 में रखे हैं तब हमारे पास क्या आया है, माइनस लॉग बेस ई ए बराबर के इंटू टी के स्थान पर 0 प्लस सी, तो माइनस लॉग बेस ई ए बराबर सी आ गया आपके पास, यानी कि सी का जो मान है वो क्या आ गया है, सी का मान आपके पास आया है माइनस लॉग बेस ई ए। हमने ये सी का मान समीकरण 2 से उठाकर समीकरण 1 में रख दिया है, तब हमारे पास बन गया है माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस, अब सी का मान क्या था, माइनस लॉग बेस ई ए, तो वही हमने यहाँ पर रखा है। प्लस माइनस क्या हो गया, आगे माइनस हो गया है, फिर हमने इस माइनस लॉग बेस ई को इस साइड भेजा, हो गया प्लस में। अब हमारे पास हो गया है माइनस लॉग बेस ई ए बराबर लॉग बेस ई ए बराबर माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। जब भी हम मान देखने जाते हैं तो हमारे पास बेस ई नहीं होना चाहिए, बेस 10 होना चाहिए, तो इसीलिए हमने बेस ई को 10 में चेंज करने के लिए
2.303 का गुणा कर दिया है, तब हमारे पास हो गया है 2.303 इंटू log बेस 10 a/a - x बराबर k इंटू टी। हमने t को इस साइड भेजा है, तब हमारे पास क्या बचा k, तो k बराबर 2.303/t इंटू log बेस 10 a/a - x। यही आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समाकलित समीकरण है। ठीक है ना। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे क्या है, आगे टॉपिक है हमारे पास कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का गणितीय व्यंजक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ध आयु काल, यानी कि हाफ पीरियड टाइम। जो हाफ पीरियड टाइम है वो क्या है, हम कह सकते हैं कि जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस समय को ही हम क्या कहेंगे, अर्धायु काल, यानी कि हाफ पीरियड टाइम। ठीक है, यानी कि जितने समय में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाएगी, उस समय को ही हम कह सकते हैं अर्धायु काल। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर कि अभिक्रिया है हमारे पास, थोड़ी बात कर लेते हैं अर्धायु काल के बारे में स्पष्ट रूप से। अभिक्रिया है A इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पर जब हम समय ले रहे हैं t बराबर 0 सेकेंड पर चल रहे हैं, या स्मॉल t मान लेते हैं, स्मॉल t बराबर 0 सेकेंड पर जब हम चल रहे हैं तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है। अब मान लेते हैं कि कुछ समय बीत गया है, उस समय को हमने मान लिया है t बराबर t हाफ, यानी कि ये अर्धायु काल आपका हो गया है। अब इसमें इस अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है आपकी A, वो आधी रह जानी चाहिए, यानी कि इसमें से हम आधा कम कर दें तो A माइनस A/2 है ना। अब जितनी चेंज हुई है उसे हम x मानते हैं, अब x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। इसे जब आप आगे देखेंगे हल करके तो आपके पास A/2 ही आएगा, यानी कि जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस समय को ही हम क्या कहेंगे, अर्धायु काल। और अर्धायु काल को हम t हाफ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक वही हो जाएगा जो समय के मात्रक होते हैं, जैसे सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, वर्ष है। ठीक है, अब आ जाइएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का गणितीय व्यंजक। हमने अर्धायु काल के बारे में पढ़ लिया है कि उतना समय होना चाहिए जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का समाकलित समीकरण आया था, यानी कि वी नो दैट k बराबर 2.303/t इंटू log बेस 10 a/a - x। समय को क्या कर रहे हैं, हम आधा मान रहे हैं, यानी कि t बराबर माना t बराबर t हाफ। ये जो t हाफ है, जो हाफ आपको दिख रहा है 1/2, ठीक है ना, ये क्या है कि ये इसके सफिक्स में है, यानी कि हम अर्धायु काल को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस 2 का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, जब हमने समय आधा माना है तो आधे समय में x का मान अभी हमने आपको बताया था कि x का मान भी क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी रह जाएगी। अब ये दोनों मान उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे, तब हमारे पास हो जाएगा k बराबर 2.303/t के स्थान पर क्या रखेंगे, t हाफ इंटू log बेस 10 a/a - x के स्थान पर A/2। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा k बराबर 2.303/t हाफ इंटू log बेस 10 a/2 आपका एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 2a - a। इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा k बराबर 2.303/t हाफ इंटू log बेस 10 2a/a। a से a को हम काट देंगे। ठीक है, बचा क्या है, log 2 बचा है। log 2 का मान क्या होता है, 0.3010,
तो ये मान रखेंगे तो हो जाएगा k बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपान t½ अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6932 या 31 लिख लीजिएगा 31 अपान t½ ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का गणितीय व्यंजक है। हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से चले हैं k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पर समय को आधा मान लिया है, यानी कि t बराबर हमने मान लिया t½ और x का मान क्या माना है, आधा, यानी कि अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जानी चाहिए। जो आधी सांद्रता है वो उत्पाद में चेंज होनी चाहिए, यानी कि x का मान हमने मान लिया a/2। ये दोनों मान उठाकर हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो t के स्थान पर हमने क्या रखा है, t½ और x के स्थान पर क्या रखा है, a/2। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, हल किया है, हमारे पास आया था 2a अपॉन a, a से a काट दिया, बचा था हमारे पास log बेस 10 2, log 2 का मान होता है 0.3010। इसे हमने कैलकुलेट किया है, हमारे पास आ गया 0.6931 अपान t½ और यहाँ से एक चीज़ सिद्ध होती है, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तब आपको यही सिद्ध करना है। हम यहीं से चलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से, k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स से। ठीक है, t का मान t½ कर देंगे, x का मान आपका हो जाएगा a/2। ये सभी मान रखेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वो a यहाँ पर नहीं आई है, और जब नहीं आई है तो यानी कि जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।